छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारा पॉलीसेकेराइड या और उसके प्रकार। हमने अपने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के दो अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ा था, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, जिसे सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत रखा गया था। जो पॉलीसेकेराइड है ये बृहद जैव अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहद जैव अणु कहलाता है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जिसे हमने कहा कि यह बृहद अणु होता है। और सामान्य तौर पे अगर इसकी बात करें तो इसके एक अणु में मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड के अनेक अणु का क्या होता है? संघनन होता है या बहुलीकरण होता है। अर्थात कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के संघनन या बहुलीकरण से इनका निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर इसके बारे में हम पॉइंटों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, पहला पॉइंट है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बृहद जैव अणु कहते हैं। इसे बृहद जैव अणु कहा जाता है। मतलब जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड थे उसे क्या कहते थे हम? ओलिगोसेकेराइड को क्या कहते थे हम? सूक्ष्म जैव अणु। और इसे हम क्या कहेंगे? बृहद जैव अणु कहेंगे। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है या कहें कि पॉलीसेकेराइड के एक अणु में, पॉलीसेकेराइड के एक अणु में या इसके एक अणु में, इसके एक अणु में मोनोसेकेराइड एक अणु कह सकते, इसका एक अणु कह सकते हो आप, इसका एक अणु मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड के लगभग 300 से 1000 अणुओं के संघनन से बनता है। के संघनन या बहुलीकरण से बनता है। मतलब सिंपली कहा जाए कि जो पॉलीसेकेराइड का एक अणु बनता है तो उसमें कितने अणु होंगे? उसमें कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के 300 से 1000 अणु के संघनन या बहुलीकरण से बनता है। इसलिए जब इसका जलपघटन कराते हैं तो ये क्या करते हैं? जलपघटन कराने पर ये अपने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में अपघटित हो जाते हैं, मतलब इनको टूट जाते हैं। जहां पे मोनोसेकेराइड जुड़े थे वो मोनोसेकेराइड टूटेंगे, जहां पर ओलिगोसेकेराइड जुड़े थे वो ओलिगोसेकेराइड टूट जाएंगे। ठीक है, तो इनका जल अपघटन कराते हैं। जब जल अपघटन कराने पर ये मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड देते हैं। ठीक है, मतलब जिससे मिलके बने थे वही उसी में टूट जाते हैं। अब बात ये तो थी सिंपल सी जानकारी इसके बारे में कि पॉलीसेकेराइड है क्या। तो पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम बृहद जैव अणु कहते हैं। और इसके एक अणु मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड के 300 से 1000 के लगभग अणु जुड़े होते हैं या उनके संघनन या उनके बहुलीकरण से बनते हैं। और जलावटन कराने पर ये क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में अपघटित हो जाते हैं।
अब इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें और क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि ये स्वादहीन होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये स्वादहीन होते हैं, मतलब इसके पहले वाले जो दोनों थे, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड थे, वो स्वाद में मीठे थे। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होता है ये स्वादहीन होता है। आप कह सकते हैं यह स्वादहीन होता है, मतलब अर्थात मीठे नहीं होते। आप कह सकते हैं अर्थात मीठे नहीं होते। ठीक है, स्वाद ही नहीं होता कुछ इसमें। इसके बाद इसकी बात करते हैं कि इसके ये जो होता है उच्च अणुभार वाला होता है, यह उच्च अणुभार वाला होता है, मतलब इसका अणुभार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक, और साथ ही में ये क्या होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में अविलेय, परंतु जल में कोलाइड बनाते हैं। कोलाइड बनाते हैं मतलब कह सकते हैं गाढ़ा विलयन बनाते हैं, गाढ़ा दानेदार विलयन बनाते हैं। सामान्य तौर पे अविलेय होंगे तो घुलते नहीं, अच्छा ठीक से नहीं घुलेंगे, इसलिए वो क्या होगा, थक्का थक्का टाइप हो जाएगा, अर्थात कोलाइड विलयन बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर इसकी आणविक संरचना की बात करते हैं तो आणविक संरचना, इसकी आणविक संरचना सरल, शाखित या अशाखित एवं कुंडलित होती है। कुंडलित होती है। ठीक है, तो ये थे पॉलीसेकेराइड के प्रमुख लक्षण, या कहें पॉलीसेकेराइड की सामान्य सी जानकारी। एक बार फिर रिपीट करते हैं। पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का सरल जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम बृहद जैव अणु कहते हैं। इसका एक अणु मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड के 300 से 1000 अणुओं से मिलकर बना होता है, और उनके संघनन से बनता है या उनके बहुलीकरण से बनता है। जड़ गठन कराने पर ये क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही अगर इसके स्वाद की बात करें तो ये स्वादहीन होते हैं, अर्थात मीठे नहीं होते। इनका अणुभार उच्च होता है, अर्थात अधिक अणुभार वाले होते हैं। इसके साथ ही अगर इसकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना सरल, शाखित या अशाखित एवं कुंडलित होती है। और इसके जल में अभिलेयता की बात करें तो ये जल में अभिलेय होता है, और परंतु कोलाइडल या कोलाइड का निर्माण करता है, अर्थात दानेदार जेल के समान संरचना बनाता है। अब आते हैं इसके प्रकारों की बात करते हैं, तो इट्स टाइप की देखें। अगर इसके प्रकारों की बात करते हैं, प्रकार, तो पॉलीसेकेराइड को सामान्य तौर पे हम बात करें तो संरचना, इकाई एवं कार्यों के आधार पर, किसके आधार पे, संरचना, इकाई एवं कार्य के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तीन संरचना के आधार पर, इकाई के आधार पर और कार्य के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो संरचना के आधार पर बात करें तो संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहले देखिए, ये एक दो। तो पहला होता है संरचना के आधार पर, अगर कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमो पॉलीसेकेरॉइड, होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु नहीं पाए जाते। तो आप कह सकते हैं इसमें एक ही प्रकार के
मोनोसैकेराइड अणु से बना होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बना होता है। कौन? होमोसैकेराइड। होमो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसमें दोनों दूसरे क्या होते हैं, सभी कुछ समान होते हैं। तो होमो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु होते हैं और जल अपघटन कराने पर क्या होते हैं, अपने अणुओं में विघटित हो जाते हैं। जैसे की बात करते हैं, अगर इसकी इजी की बात करें जैसे, तो इसमें क्या आता है, सामान्य तौर पे सेल्यूलोज, उसके बाद स्टार्च और इन्यूलिन। ठीक है, होमो पॉलीसैकेराइड एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, इन्यूलिन। इसके अतिरिक्त भी होंगे लेकिन जो ज्ञात हैं वो यही है, अधिकांशतः जो उपयोग होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब हेटेरो शब्द होता है विषम के लिए, तो आप कह सकते हैं इसमें कि इसमें एक ही प्रकार के थे, तो इसमें आप बता सकते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या थे, दोनों एक से थे, लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग है। दो या दो से अधिक कुछ भी हो सकता है, अधिक से तात्पर्य 300 से 1000 तक हो सकता है, तो इसमें भिन्न है। दो या दो से अधिक प्रकार के हैं, यहां पर एक ही प्रकार के हैं। दो या दो से अधिक प्रकार, यहां पर प्रकार शब्द आएगा, दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। जैसे अगर जब इसका भी जल अपघटन कराते हैं तो ये भी क्या अपने मोनोसैकेराइड अणु में टूट जाता है। तो जैसे की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त क्या आता है, काइटिन, जो कॉकरोच वगैरह के पंख होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। इसके बाद पैक्टिन, ये क्या है, इसके उदाहरण है, पैक्टिन हो गया। साथ में कॉन्ड्रिन सल्फेट, इनके बारे में हम अलग से डिटेल में जानेंगे। इसके बाद अलग अलग से जानेंगे कि स्टार्च किसे कहते हैं, सेलुलोज किसे कहते हैं, एनिलीन क्या है, उसी प्रकार काइटिन, पैक्टिन, कॉन्ड्रिन सल्फेट क्या होता है, ये हम बाद में जानेंगे इसके बारे में अलग से। तो संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, इन्यूलिन। उसी प्रकार हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो होता है, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे काइटिन, पैक्टिन, कॉन्ड्रिन सल्फेट इत्यादि। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो प्रकार है, दूसरा किसके आधार पर लेते हैं, इकाई के आधार पर। तो दूसरा है इकाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट क्या लेते हैं कि जब हम पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं, तो उसमें जितने कार्बन परमाणु संख्या आती है, जितने भी कार्बन परमाणु आते हैं, उन कार्बन परमाणुओं के आधार पर दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक 5 कार्बन संख्या वाले, एक 5 कार्बन वाले और दूसरा 6 कार्बन वाले। कितने होते हैं, 5 कार्बन वाले, दो प्रकार के होते हैं, एक 5 कार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है 6 कार्बन। मतलब ऐसे पॉलीसैकेराइड अणु जिनका जल अपघटन कराने पर 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड अणु बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहें, 5 कार्बन वाले पॉलीसैकेराइड। मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांटा गया है इसको। यूनिट क्या है इसकी, जो पॉलीसैकेराइड की यूनिट होती है वो कार्बन होती है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया। अगर जल अपघटन कराने पर, यहाँ पे ले सकते हैं एक नोट, जल अपघटन
जल अपघटन कराने पर कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 5 कार्बन वाला। अगर 5 कार्बन वाले की बात करें तो 5 कार्बन वाला जो पॉलीसेकेराइड अणु होता है उसको कहते हैं हम जाइलेंस। क्या कहते हैं? जाइलेंस कहते हैं। अर्थात जब हम पॉलीसेकेराइड अणुओं का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो 5 कार्बन वाले जो पॉलीसेकेराइड बनता है उसका नाम क्या है? जाइलॉन है। ठीक है। इसी प्रकार अगर 6 कार्बन वाले बनते हैं तो 6 कार्बन वाले बनेंगे तो 6 उसमें जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन, ये क्या है? ये 6 कार्बन वाले यौगिक हैं। तो इकाई के आधार पर भी दो प्रकार के, दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है 5 कार्बन वाले जैसे जाइलॉन्स होते हैं, उसी प्रकार 6 कार्बन वाले जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है। अब तीसरा बात कर लेते हैं हम। तीसरा किसके आधार पे है? तीसरा है सामान्य तौर पे कार्य के आधार पे। यहाँ पे लिखा है तीसरा किसके आधार पे? कार्यों के आधार पर। तो कार्य के आधार पर भी दो प्रकारों में बांटा गया है, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड और प्रकार्यात्मक पॉलीसेकेराइड। ये क्या है? भोजन संचय। संरचनात्मक और भोजन संचय। ठीक है। कार्य के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। एक संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है? आपका सेल्यूलोज आता है। सेल्यूलोज ये क्या करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है या कोशिका भित्ति की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा होता है भोजन संचय। अर्थात हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में, पौधों के शरीर की बात करें तो जीवों और पौधों दोनों के शरीर में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? हम जानते हैं कि स्टार्च पौधों में पाया जाता है, और मनुष्यों की बात करें, जंतुओं की बात करें तो उसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन। ठीक है। तो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड के रूप में पाए जाते हैं, या पॉलीसेकेराइड के अणु के रूप में स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है। उसी प्रकार संरचनात्मक रूप से क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो सामान्य तौर पे अगर प्रकारों की बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के अणु के, तो संरचना, इकाई और कार्यों के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु पाए जाते हैं जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, इम्यूलिन। उसी प्रकार हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड अणु जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जैसे काइटिन, पैक्टिन, कॉर्निन आदि। अगर हम इकाई के आधार पर बात करें तो जब जल अपघटन कराते हैं हम मोनोपॉलीसेकेराइड का, तो 5 कार्बन वाले या 6 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड अणु बनते हैं उसके आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया। 5 कार्बन वाले को कहा है जाइलॉन्स, और 6 कार्बन वाले आपको सामने है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इसी प्रकार कार्यों के आधार पर अगर बात करें तो कार्यों के आधार पर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक तथा दूसरा भोजन संचय। संरचनात्मक के अंतर्गत आपका सेल्यूलोज आता है, और भोजन संचय के अंतर्गत आपके 2 आते हैं, स्टार्च जो पौधों में भोजन संचय के रूप में पाया जाता है, और दूसरा ग्लाइकोजन जो जंतुओं में भोजन संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये था पॉलीसेकेराइड और उसके प्रकार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे।